इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट. इलेक्ट्रिक फ्लक्स it's a scalar product between electric field intensity and area vector. For example, कोई एरिया है, कोई सरफेस है, इसका एरिया ए है और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं. मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इसकी इंटेंसिटी ई है और इस एरिया से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं. तो किसी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और इसको मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं ये उस फ्लो के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है कि कितनी फील्ड लाइंस वहाँ से पास हो रही हैं. यानी इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फील्ड की एंड एरिया वेक्टर. ये बहुत अहम है. एरिया वेक्टर क्या होता है? ये वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है और इस वाइट बोर्ड का अपना एक एरिया है और हम डेली रूटीन में एरिया यूज़ करते हैं. एरिया हम जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी मीटर स्क्वायर होता है. तो इस एरिया को अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर डिस्कस करूँगा तो ये एक वेक्टर के तौर पे डिस्कस होगा और इसका रीज़न ये है कि बाय नेचर एरिया एक वेक्टर है. तो एरिया अगर एक वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन किधर है? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे. इन दोनों सूरतों में एरिया जो है एरिया वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू इट. ये वाइट बोर्ड अगर एरिया है तो इस मार्कर की डायरेक्शन इस एरिया की डायरेक्शन बताती है. तो एरिया जो है इस पेज की अगर मैं बात करूँ, इस सरफेस की अगर बात करूँ तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो है एक वेक्टर निकला होता है सेंटर से, दैट रिप्रेजेंट्स नॉर्मल. ये यूनिट वेक्टर n है एंड दैट नॉर्मल इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया. सो वेक्टर एरिया हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू a. उस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में या जो भी यूनिट यूज़ होते हैं एंड मल्टीप्लाइड विद सम यूनिट वेक्टर. आप जानते हैं कि वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो उसमें एक मैग्नीट्यूड होता है, साथ में उसकी डायरेक्शन होती है. ये स्मॉल n जो है ये उस एरिया की डायरेक्शन बताता है. तो जब भी वेक्टर एरिया की बात होगी ये वेक्टर एरिया है या कुछ लोग इसको एरिया वेक्टर भी कहते हैं. क्वेश्चंस में जब भी एरिया वेक्टर की बात होगी उसकी डायरेक्शन आपने हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेनी होगी. सो ये एक कॉन्सेप्ट याद रखें. एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? या परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल होता है. नॉर्मल भी उसे कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं. 90 डिग्री यानी 90 डिग्री पे होता है. किस चीज़ के साथ 90 डिग्री पे होता है? टू द सरफेस कहें या सिर्फ एरिया कहें. एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है. एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. एरिया वेक्टर लूप के परपेंडिकुलर होता है. यानी जब भी हम एरिया वेक्टर लेंगे वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. अब दोबारा इस फ्लक्स की डिफिनीशन की तरफ आते हैं. इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिप्रेजेंट की है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट की है. तो फ्लक्स की डिफिनीशन के मुताबिक ये डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कॉस थीटा लगेगा, EA कॉस थीटा. और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है. तो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी. फाई इसके लिए सिंबल यूज़ होता है. तो यहाँ पे देखें कॉस थीटा है और आप जानते हैं कि थीटा जो है किन दो चीज़ों के दरमियान है? थीटा इज़ एंगल बिटवीन E एंड N. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल टू द एरिया, इन दो के दरमियान ये वेक्टर है. या आप N की जगह A वेक्टर भी लिख सकते हैं. लेकिन बुनियादी तौर पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और N वेक्टर्स के दरमियान का एंगल है. अब आप इस केस में देखिए, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में थीटा n, तो हमें क्या मिलता है? थीटा इक्वल्स टू 0. जब थीटा 0 होगा तो फ्लक्स क्या होगा? E A, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, एरिया भी मौजूद है, लेकिन कॉज
0 डिग्री। वजह यह है कि n और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है, तो ऐसी सूरत में थीटा 0 होता है और फ्लक्स क्या होता है, काज ऑफ 0 चूँकि 1 होता है इसलिए फ्लक्स होगा EA मल्टीप्लाइड विद 1 या सिर्फ EA लिख सकते हैं, एंड दैट इज़ मैक्सिमम फ्लक्स। तो आपने देखा सबसे ज़्यादा फ्लक्स कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल ऑफ द एरिया आपस में पैरेलल हो। तो इसकी एक दूसरी केस सूरत भी मैं बताता हूँ। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर ये कहा गया होता है कि फ्लक्स इज मैक्सिमम, ये एक क्वेश्चन, फ्लक्स इज मैक्सिमम, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एरिया is held dash to E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस सूरत में जाहिर है आप अगर फार्मूला जानते हैं तो इसका सलूशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन ये है कि जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंगल क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, पैरेलल। पैरेलल के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। परपेंडिकुलर कब होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगा, यानी जब परपेंडिकुलर कहेंगे तो उससे मुराद 90 डिग्री होगा। अब अगर फ्लक्स मैक्सिमम है तो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर लिखूंगा। अब इसकी क्या वजह है, परपेंडिकुलर का मतलब तो 90 डिग्री है, तो क्या इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना रहा है, नॉर्मल के साथ तो ये पैरेलल है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये बात बताई है कि नॉर्मल जो है वो खुद एरिया के परपेंडिकुलर है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर होंगी तो उसका मतलब है वो नॉर्मल के पैरेलल होंगी। तो ये कन्फ्यूजन ना हो पेपर में, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर सिर्फ एरिया की बात हो रही है, सिर्फ प्लेन की बात हो रही है, सिर्फ लूप कह दें या सरफेस कह दें, साथ में ये ना कहें कि वेक्टर एरिया या ये ना कहें कि नॉर्मल, तो आपने ये फार्मूला यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, EA साइन ऑफ एल्फ़ा। अब एल्फ़ा क्या है, एल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन, इट इज़ क्या है, एंगल बिटवीन एरिया या सरफेस या इसको मैं लूप कह दूँ, सिर्फ एरिया कह दे, सिर्फ सरफेस या लूप या प्लेन, एंड किस चीज़ के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। तो अगर मैं प्लेन की डायरेक्शन की बात करूं तो ये एरिया ऐसे पड़ा तो प्लेन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यानी इस वाइट बोर्ड की प्लेन की अगर मैं बात करूं तो वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हर डायरेक्शन में आप ले सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो ये प्लेन की डायरेक्शन है, ये सरफेस की डायरेक्शन है, ये एरिया की डायरेक्शन है। मतलब ये है कि अगर वो कह दें कि एरिया के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। अगर वो कह दें कि एरिया के पैरेलल है तो इसका मतलब है एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। एरिया के पैरेलल जो है वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो ये बड़ी काम की बात है, ये आपने याद रखनी। और अब हम क्लोज सरफेसेस की बात करेंगे। इसमें फ्लक्स ज़ीरो को भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा क्लोज सरफेस में जाने से पहले इसको फर्दर थोड़ा सा देख लूँ। अगर मैं ज़ीरो फ्लक्स की बात करूँ, यानी फ्लक्स ज़ीरो कब होगा, तो उसमें यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि एंगल जो है वो 90 डिग्री है, कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा इसका मतलब ये है कि एरिया जो है, एरिया फॉर एग्ज़ाम्पल इस हाथ का एरिया और ये इस एरिया की डायरेक्शन, तो इस एरिया के साथ अगर मैं कहूँ कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान 90 डिग्री है, तो फिर इसका मतलब ये है कि एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर जा रही है और इस एरिया में से कोई फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। तो काज ऑफ 90 तो चूँकि ज़ीरो होता है EA और ये ज़ीरो है तो इसलिए रिजल्ट ज़ीरो आएगा, कोई फ्लक्स नहीं होगा उस एरिया के थ्रू।
हाँ, इससे आप उसी बात को समझना चाहते हैं तो इसमें आप ये लिखेंगे ई ए साइन ऑफ ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि एरिया वेक्टर भी एरिया भी उसी डायरेक्शन में है, प्लेन, और फील्ड लाइंस भी उधर हैं, तो अल्फ़ा तो प्लेन और फील्ड लाइंस के दरमियान होता है। तो ऐसी सूरत में फिर आप ये लेंगे, उसका भी यही रिज़ल्ट आएगा, ई ए ज़ीरो यानी ज़ीरो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि थीटा जो है और अल्फ़ा ये आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स। ठीक है, तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे और वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स अंडरस्टैंड करेंगे, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल यानी टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल कैलकुलेट करते हैं, और वहाँ पर हमें साइन थीटा और काज अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह जब जनरेटर के अंदर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, वहाँ पर हमें वंस अगेन साइन और काज की ज़रूरत पड़ती है, यानी अल्फ़ा और थीटा दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए मैंने बता दिया है कि थीटा और अल्फ़ा दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ बुक्स में आपने देखा होगा अल्फ़ा यूज़ किया होता है तो वो प्लेन के साथ बनने वाला एंगल होता है, जबकि थीटा नॉर्मल के साथ वाला एंगल होता है। तो ये तो वो सूरत है कि जब फ्लक्स या ज़ीरो होगा, और पहले हमने मैक्सिमम की बात की, फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव का कॉन्सेप्ट तब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा जब क्लोज सरफेसेस की बात होगी। मतलब आप बात करते हैं ना, किसी कमरे में कोई इंटर हुआ या कमरे से निकल गया, अगर सिर्फ एक दीवार है और उस दीवार के अंदर कोई ओपनिंग है तो कोई उसमें से पास होता है, तो हम उसके बारे में कैसे कहेंगे कि वो इंटर हुआ या उसने लीव किया? ये ज़रूरत तब पेश आती है जब हमारे पास क्लोज सरफेसेस हो। तो पहले थोड़ा सा क्लोज सरफेसेस के बारे में देख लेते हैं कि क्लोज सरफेस क्या होती है, और उस केस में यानी किसी क्लोज सरफेस का नॉर्मल या उसकी डायरेक्शन का जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है वो किस तरफ होता है। क्लोज सरफेसेस में हम फॉर एग्जांपल क्यूब की बात कर सकते हैं। क्यूब है या क्यूबाइड है, क्यूब से मुराद एक बॉक्स की सी कोई शेप है जिसके सारे साइड्स एक ही लेंथ के हैं, और इसका कुछ वॉल्यूम है, उसकी कुछ लेंथ है, लेंथ और इसका वॉल्यूम जो है लेंथ क्यूब है। तो इसको हम एक क्यूब कहते हैं, और इसको अगर आप देखें तो एक रूम की तरह, एक बॉक्स की तरह है, और अंदर इसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है, लेकिन इसके 6 मुख्तलिफ साइड्स हैं और हर साइड का अपना एक एरिया है। 6 साइड्स हैं और हर साइड का अपना एक एरिया है, तो इसलिए इसका अगर तो ये रेगुलर क्यूब है तो इसमें 6 एक जैसे एरियाज़ होंगे, और हर एरिया को हम लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो है वो 6L स्क्वायर है। अब ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब एरिया अगर एक वेक्टर है। इस सूरत में उस एरिया वेक्टर की एक डायरेक्शन नहीं होगी, हर सरफेस का अपना एक नॉर्मल होता है, तो इसके 6 मुख्तलिफ नॉर्मल होंगे, और फिर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह से इसको यूज़ करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मैं रेड से शो कर लूँ, यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और यहाँ से निकल रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ाहिर है किसी चार्ज सिस्टम की तरफ से आ रही है, पॉजिटिव चार्ज से, और ये आगे जा रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से इंटर हो रही है। अब इस एरिया, इसको मैं A1 कह देता हूँ। वैसे तो सारे मैग्नीट्यूड में एक जैसे हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्शन डिफरेंट है तो इसलिए उनके डिफरेंट नाम रख लेते हैं। ये A1 है, ये A2 है, और उस साइड वाला A3 है। फिलहाल ये 3 मैंने लिख लिए, और एक ये जो हमारी तरफ है ये A4 है, और एक उस साइड पे भी है A5, एक नीचे है A6। तो मतलब ये है कि 6 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। इस एरिया को देखें ना, इसमें फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो इसका नॉर्मल तो बाहर की तरफ है। तो ऐसी सूरत में एंगल इन दोनों के दरमियान जो है θ1 इसको कहूँगा, एंड दैट इज़ 180 डिग्री। इन दो के दरमियान एंगल की अगर बात करें तो एरिया 2 की डायरेक्शन ऊपर है, जबकि फील्ड लाइंस जो हैं फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है। तो इन दो के दरमियान जो एंगल है उसको θ2 कहूँगा, एंड दैट इज़ 90 डिग्री। फिर अगर मैं बात करूँ इस वेक्टर E3 की, तो ये इसी डायरेक्शन में है और फील्ड लाइंस भी उसी डायरेक्शन में है, तो θ3 जो है दैट इज़ 0। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं जो हमारी तरफ है, तो उसका नॉर्मल इधर है और उससे फील्ड लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर हैं, तो θ4 इज़ 90 डिग्री।
फिर अगर मैं ये नीचे जो है इस सरफेस की बात करूँ तो वो डाउनवर्ड है, फील्ड लाइन उस साइड पे है, तो उसकी वजह से भी कोई एंगल है, फॉर एग्जांपल θ5 एंड दैट इज़ 90 डिग्री। एंड उस डायरेक्शन में जो वेक्टर है एरिया 6, उसकी वजह से θ6 है, वो भी 90 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स है वो इस तरह से होगा कि 6 मुख्तलिफ फ्लक्स होंगे, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस इस तरह चलते जाएँ फ्लक्स 6 तक, उन सबको आपस में ऐड करना है। अब एरिया 1 की वजह से जो फ्लक्स है वो क्या होगा, फ्लक्स 1 होगा। EA1 एंगल क्या है, 180 है। cos ऑफ 180 आप जानते हैं cos ऑफ 180 -1 होता है। A1 का मैग्नीट्यूड A है, यहाँ पर -1 लिखेंगे, -EA फ्लक्स 1 है। बिल्कुल इसी तरह फ्लक्स 2 अगर आप देखें तो उसमें एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स 2 जो है दैट वुड बी EA cos ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि एरिया 2 और फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, वो मैंने सारी यहाँ पे लिख ली है। तो इसकी वजह से फ्लक्स 0 होगा, दूसरा तो 0 हो गया। फिर तीसरे की वजह से वो चूंकि एंगल 0 है, इसलिए फ्लक्स 3 जो है EA cos ऑफ 0 होगा एंड दैट वुड बी EA मैक्सिमम। और बाकी सारे जहाँ जहाँ पर 90 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे जो है 0 होंगे। तो उन सबको आप ऐड कर दें टोटल फ्लक्स के लिए, तो -EA प्लस EA ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगी। तो क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने देखा कि जो फ्लक्स उस क्लोज सरफेस में इंटर हो रहा है वो फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखें, फ्लक्स इंटरिंग इज नेगेटिव, फ्लक्स लीविंग इज पॉजिटिव। जो फ्लक्स लीव करता है वो पॉजिटिव है। और अगर अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, यानी इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद होता तो उसकी वजह से एक और फ्लक्स होता, तो फिर हम देखते कि बाहर नॉन ज़ीरो फ्लक्स आता। लेकिन अगर आपने देखा कि अगर चार्ज मौजूद नहीं है तो फिर टोटल फ्लक्स 0 है। इसको आगे हम देखेंगे, गासला की भी बात करेंगे, लेकिन गासला हो सकता है हम नेक्स्ट लेक्चर में करें।